नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कर रहे हैं एमए फाइनल इतिहास के 8वें पेपर पर चर्चा। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रहे कि एमए का जो छठा पेपर है वो भी उस पर भी मैंने अपने लगातार व्याख्यान आप तक पहुँचाए हैं और पहुँचते रहेंगे। छठे पेपर का जो नाम है वही आधुनिक भारत एवं संस्थाएं, वो है आपके 1740 से लेकर 1857 तक। एक तो मैं उस पेपर पर आपसे चर्चा किया करता हूँ, और ये जो 8वां पेपर है ये भी नाम तो उसका वही है, आधुनिक भारत एवं इसकी संस्थाएं, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, जो अध्ययन काल है आपका, वो 1919 से लेकर 1950 तक का है। पिछले व्याख्यान में जब हमने ये प्रारंभ किया था पेपर, तो सिलेबस की चर्चा की थी विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम की चर्चा, और मैंने बताया था कि ये जो पूरा हमारा अध्ययन काल है महात्मा गांधी के इर्द गिर्द रहता है, जिसमें गांधी जी के आंदोलन इसी कार्यकाल में होते हैं। इसी कार्यकाल में विद्यार्थियों गोलमेज सम्मेलन होते हैं। इसी कार्यकाल में हमने चर्चा चंद्रशेखर और भगत सिंह के बारे में भी हम इसी पेपर में चर्चा करेंगे। 1935 के अधिनियम की बात करेंगे, हमारे 1950 का जो संविधान है उसकी बात करेंगे, अली बंधु और मौलाना आज़ाद की बात करेंगे हम। ये बातें मैंने उस दिन चर्चा की थी। जिन्ना की भूमिका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, इन सब के बारे में, और गांधी जी के कार्यक्रम, ये सब हमने विगत व्याख्यान में बातें की थी। और उसके साथ साथ हमने पेपर स्कीम के बारे में भी बातचीत की थी। आज हम गांधी जी का असहयोग आंदोलन हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले असहयोग आंदोलन पे हम पहुँचें, एक भूमिका समझिए कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है उसमें समय समय पर अनेक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ, जिसमें अधिकांश एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी इसी उद्देश्य से चले कि विदेशी शासन अपना रवैया बदले और भारतीयों को शासन में अधिकाधिक उत्तरदायित्व सौंपें और अंत में भारत को आज़ाद कर दें। होम रूल अथवा जो गृह शासन आंदोलन है 1916 में शुरू हुआ। उसका उद्देश्य वैधानिक और शांतिमय उपायों से भारत में स्वराज्य प्राप्त करना, गृह शासन प्राप्त करना था। होम रूल आंदोलन की सूत्रपात तिलक ने की। उन्होंने 23 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके 6 महीने बाद श्रीमती एनी बेसेंट ने भी मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। दोनों लीगों का उद्देश्य एक ही था। अतः लखनऊ अधिवेशन के बाद तिलक एवं एनी बेसेंट ने मिलजुल कर इस आंदोलन को संचालित करने का निश्चय किया। 1917 में होम रूल आंदोलन अपने शिखर पर पहुंच गया। यह आंदोलन शांतिपूर्ण और वैधानिक था, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने के लिए बहुत कठोरता से काम किया। कठोरता से आंदोलन तो दबाया नहीं जा सका, किंतु भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने अपनी ऐतिहासिक घोषणा की कि युद्धोपरांत, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसके पश्चात भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, तो होम रूल आंदोलन स्थिर पड़ जाएगा। जब उन्होंने ये घोषणा की ना, तो होम रूल आंदोलन स्थिर पड़ गया, क्योंकि भारतीय जिस उद्देश्य के लिए आंदोलन कर रहे थे तिलक और एनी बेसेंट तो भारतीय नहीं थी, लेकिन भारतीय जिस उम्मीद से इस आंदोलन को कर रहे थे, वो मॉन्टेग्यू ने डिक्लेरेशन कर दिया कि वही विश्व युद्ध के समाप्त होते ही हम जो है भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे।
मॉन्टेग्यू की घोषणा से भारत के राजनीतिक नेताओं में यह आशा बंधगी कि शीघ्र ही भारत में संतोषजनक सुधारों का सूत्रपात होगा। ये एक नैरेटिव उस समय पूरे भारत में बन गया। अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन पर। ये थोड़ी सी असहयोग आंदोलन के पीछे की हमने बातचीत की। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में प्रारंभ होता है। सरकार के विभिन्न प्रतिक्रियावादी कार्यों और मॉन्टफोर्ड सुधारों से असंतोष के कारण यह आंदोलन चलाया गया। यह देशव्यापी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। सरकार ने कठोर दमन चक्र चलाया। लगभग 50,000 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और गांधी जी को छोड़कर लगभग सभी बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। यह आंदोलन भी अहिंसक था, लेकिन जब चोरा चोरी कांड जो है हो गया, तो गांधी जी ने अनुभव किया कि ये जो आंदोलन है वो हिंसक हो रहा है। परिणाम स्वरूप उन्होंने एक डिसीजन लिया और 1922 में आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया। उसी समय की बात है विद्यार्थियों, क्योंकि उन्हें मुस्लिम देश टर्की के विरुद्ध ब्रिटिश नीति से असंतोष था। मुस्लिम लीग, मुल्ला और उलेमा जैसे मुस्लिम संप्रदायों ने खिलाफत आंदोलन को जो है चलाया। कांग्रेस ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। अंत में यह आंदोलन असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गया। दोनों आंदोलन मिल गए और हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलकर के एक मूवमेंट के अंदर सम्मिलित हुए। फिर विद्यार्थियों, गांधी जी 1930-31 में लेकर के आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि जो इस आंदोलन में हम बात करें उद्देश्य की, तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निश्चित करने के बाद कांग्रेस ने आंदोलन करने का निर्णय किया। 1931 में गांधी इरविन समझौते तथा 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के भाग लेने के फलस्वरूप आंदोलन ठंडा पड़ गया, स्थिर हो गया। लेकिन जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथों लौटते हैं और अंग्रेज़ों का दमनकारी रवैया नहीं बदलता है, तो 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ करने का निश्चय हुआ। नेतृत्व फिर महात्मा गांधी के हाथ में आ गया। आंदोलन 19 मई 1933 तक चला, जब तक कि महात्मा गांधी द्वारा भारत सरकार के लिए स्थगित न कर दिया गया। जुलाई 1933 में महात्मा गांधी ने जन आंदोलन रोक दिया। यद्यपि व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा 1 वर्ष तक और चलती रही। वो जो सविनय जो अवज्ञा 1 वर्ष तक और चलती रही, वो गांधी जी की व्यक्तिगत उन तक सीमित थी। ये जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट जुलाई 1933 में रोक दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1933 तक लगभग 2.5 वर्ष चला। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उसे भी अप्रैल 1934 में बिल्कुल विड्रॉ कर लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार कांग्रेस और राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने में असमर्थ रही। उसे अपना रवैया बदलने को बाध्य होना पड़ा, जिसका परिणाम हुआ 1935 का अधिनियम। उस अधिनियम में हमें ये सब कुछ परिलक्षित होता है।
1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी के नेतृत्व में चलता है। क्रिप्स योजना ने भारतीयों में यह धारणा बिठा दी कि ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंकने की चाल खेल रही है। सरकार द्वारा भारत को युद्ध का आधार बनाने की घोषणा से तो सारे देश में राजनीतिक अशांति बढ़ गई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया, जिसका अर्थ था अंग्रेज़ों के लिए भारत छोड़ने और नहीं छोड़ने के बीच कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 1942 का आंदोलन भारत को माफ़ करना विद्यार्थियों, अंग्रेज़ों को भारत से भगाने में असफल रहा, क्योंकि सरकार ने कठोर दमन नीति अपनाई, नेताओं को जेल में ठूंस दिया, जनता को नेतृत्व विहीन बना दिया, यानी कि कोई भी नेता नहीं बचा, सब नेताओं को जेल में डाल दिया। कुटिलतापूर्ण ढंग से फूट डालने की नीति अपनाई, तथापि इसने ब्रिटिश सरकार को यह महसूस तो करवा दिया कि भारतीय जनता में असंतोष बहुत अधिक व्याप्त है। ब्रिटिश सरकार यह भी भांप गई कि अब भारत को अधिक समय तक गुलामी के शिकंजे में नहीं रखा जा सकता। तो विद्यार्थियों, ये मोटा मोटी ये जो 1919 से 1950 का जो हमारा अध्ययन काल है, उसमें गांधी जी के आंदोलन विशेष रूप से आते हैं। और आज चूँकि हम असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने हमने व्याख्यान प्रारंभ किए हैं असहयोग आंदोलन पर, यह पहला व्याख्यान है, लेकिन हम व्याख्यान असहयोग आंदोलन पर करें या चर्चा करें उससे पहले गांधी जी का जो परिचय है वो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। हालांकि इस देश के लिए महात्मा गांधी बहुत वेल नोन है, लेकिन फिर भी एक एकेडमिक दृष्टि से हमें उनका परिचय प्राप्त करना होगा। तो महात्मा गांधी, जिन्हें देश के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, जिन्हें लोग बापू के नाम से भी प्यार से पुकारते हैं, वो भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से 1948 तक छाए रहे। आप जानते हैं 1948 में उनकी हत्या हो गई थी, और इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है। शांति और अहिंसा के दूत गांधी का संदेश समस्त विश्व के लिए और मानव जाति के लिए उनका संदेश रहा। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व के स्वामी महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। 1891 में उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास की, यानी कि जो कानून की पढ़ाई होती है, लॉ ग्रेजुएट, और पहले राजकोट में और फिर मुंबई में वकालत करने लगे। 1893 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका की एक व्यापारिक कंपनी के निमंत्रण पर वहाँ उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि कोई उनकी लीगल कोई वहाँ पर प्रॉब्लम थी, कानूनी समस्या, और वो एक वकील की हैसियत से वहाँ गए। वहाँ उन्होंने गोरों द्वारा काले, जो कि अफ्रीकी भी थे काले और भारतीय भी, उनसे रंगभेद की नीति के प्रति विरोध प्रकट किया और नटाल भारतीय कांग्रेस बनाई। दक्षिण अफ्रीका में एक उन्होंने वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उनको वहाँ जेल में डाल दिया गया। उन्होंने एशियाटिक अधिनियम, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, और ट्रांसवेल इमिग्रेशन एक्ट के विरुद्ध भी विरोध प्रकट किया और अपना अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। दक्षिण अफ्रीका की सरकार को तर्क की आवाज़ सुननी पड़ी और उन्होंने 1914 में भारतीयों के विरुद्ध अधिकतर जो
घृणित कानून थे उनको रद्द कर दिए। 1914 में ये जो साल था महात्मा गांधी जिसको विक्ट्री मिली, वो उस साल भारत लौट के आए और उन्होंने जो है यहाँ पर आकर के वो अपने कार्य में लग गए और लोग उनको महात्मा भी कहने लगे। इसी समय आने वाले कुछ समय तक वह भारतीय जो समाज है, भारत का प्रशासन है, भारत की आर्थिक स्थिति है, उन सब का अध्ययन करते रहे और उन्होंने भारत भर का भ्रमण किया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में नील के बगीचों के यूरोपीय मालिकों के विरुद्ध भारतीय मजदूरों को एकत्रित किया। 1919 के जलियांवाला बाग में दुर्घटना हुई। रोल टैक्स के पारित होने पर गांधी जी बहुत खिन्न हुए और इसके बाद महात्मा गांधी ने भारत की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों को शैतानी लोग कहा और असहयोग की नीति अपनाई और फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन यहाँ पर प्रारंभ किया। उन्होंने यहाँ पर सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1920 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने यहाँ पर चलाया। गांधी जी एक फ्रीडम फाइटर के अलावा भी गांधी जी का एक परिचय, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपना बिल्कुल उन्होंने यूँ कहें कि उनके शस्त्र हो गए थे। सत्य के सच्चे पुजारी के रूप में उनका विश्वास था कि सत्य ईश्वर है और ईश्वर सत्य है और ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। कुछ लोगों का विश्वास है कि गांधी जी की सत्य प्रियता हिंदू धर्म से और अहिंसा बौद्ध, जैन और ईसाई मत द्वारा प्रभावित थी। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया। वह समस्त स्वतंत्रता के लिए मांग करते थे, अर्थात अहिंसा, लोभ, आक्रमण, वासना, आकांक्षा जिन्होंने राष्ट्रों को नष्ट कर दिया, इन सब से स्वतंत्रता चाहते थे। भारत की स्वतंत्रता भी पापी के प्रति अहिंसा और असहयोग के द्वारा प्राप्त करनी होगी, ऐसा वे मानते थे। उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा था, जिन ऋषियों ने हिंसा के बीच अहिंसा के सिद्धांत को खोज निकाला, वे न्यूटन से भी अधिक प्रखर बुद्धि वाले लोग थे, जीनियस। वे स्वयं वेलिंगटन से अधिक वीर योद्धा थे। स्वयं हथियारों का प्रयोग जानते हुए भी उन्होंने इसकी यथार्थता को अनुभव किया और युद्ध से दुखी संसार को बताया कि इसकी मुक्ति हिंसा द्वारा नहीं अपितु अहिंसा के द्वारा ही है। वे सत्याग्रह और असहयोग इन पर उनका जब भी कोई अपनी मांग बनवानी होती थी तो वो इनका सहारा लेते थे, सभी ने अवज्ञा का सहारा लेते थे। वो अहिंसा उनके लिए परम आवश्यक था। और जब आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन में हिंसा हुई तो उन्होंने अपना आंदोलन ही जो है पोस्टपोन कर दिया। वे अहिंसा के इतने समर्थक थे और हिंसा के बड़े विरोधी थे। इसके अलावा गांधी जी ने रचनात्मक कार्य भी किए। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ, गौ रक्षा संघ बनाए। उन्होंने समाज में शोषण समाप्त करने के लिए भूमि और पूंजी का समाजीकरण नहीं मांगा, अपितु आर्थिक क्षेत्र के विकेंद्रीकरण द्वारा इस प्रश्न को हल जो है करना चाहा। वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे, अपितु जनता की आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति भी चाहते थे। उन्होंने कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए काम किया। खादी उनके कार्यक्रम का प्रतीक थी। गांधी ने जनता के सामाजिक सुधार के लिए भी प्रयत्न किए। उन्होंने सभी प्रकार की असमानताओं, चाहे जन्म है, जाति है, धर्म है,
आर्थिक है, सबको उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। अछूतों के उद्धार के लिए भी कार्य किए, उन्हें हरिजन की संज्ञा दी। शराबबंदी के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने समाज में बड़ा काम किया। 30 जनवरी 1948 को, चूँकि भारत पाकिस्तान विभाजित हो चुका था, कुछ लोग गांधी जी से नाराज़ थे कि उन्होंने विभाजन स्वीकार किया, और ऐसे ही एक नाराज़ भारतीय नवयुवक नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। तो ये गांधी जी का विद्यार्थियों मोटा मोटा परिचय। और अब हम अगले व्याख्यान में असहयोग आंदोलन के बारे में और चर्चा करेंगे। ये असहयोग आंदोलन पर पहला व्याख्यान था, जिसमें खासकर गांधी जी के विभिन्न आंदोलन और उनके जीवन परिचय के बारे में हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।